हेलो एवरीवन। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर और फर्म्स के रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग उससे आगे फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होगा फॉर अ जनरल एनालिसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एक जो सिंगल फर्म है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका जो हम लोग जनरली जो ऑब्जर्व करते हैं लोग कि मोटिव उसका एक ही होता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, उसका लाभ अधिकतम हो। इसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस, लाभ अधिकतम करने की मान्यता। और इसी मान्यता के आधार पर हमारे सारे जितने भी फर्म्स के इक्विलिब्रियम के जो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसे फर्म में प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, किस तरह फर्म में जो है संतुलन में आएगी, तो ये सब इसी हाइपोथेसिस पर डिपेंड करता है कि वो जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का प्रयास करता है फर्म, और ये उसका प्रमुख हाइपोथेसिस है। इसके बारे में जो है हम लोग देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस मैक्सिमाइजेशन हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं रैशनल बिहेवियर। मतलब कोई भी जो विवेकशील उत्पादक है, जो फर्म है, वो यही करेगी कि अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेगी। लाभ को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक ये तरीका है कि इस तरह से हम लोग उसको ज्ञात करें। इसके लिए जो है जैसा कि हम लोग दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने का वो कोशिश करते हैं फर्म कि अल्पकाल में अगर वो हानि की भी स्थिति में हो तो वो कोशिश करेंगे कि हम दीर्घकाल में एटलीस्ट लाभ को प्राप्त कर लें। और कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने कुछ दूसरे मोटिव्स की भी बातें की हैं, उनके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स फर्म्स के बारे में, जैसे कि बॉमुल का कहना है कि फर्म्स जो हैं न सिर्फ लाभ अधिकतम करने की कोशिश करती है बल्कि कई बार बिक्री अधिकतम करने की भी कोशिश करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉमुल का बिक्री अधिकतम करने का सिद्धांत। और उसमें वो लोग कहते हैं कि आय अधिकतम तो हो ही जाएगी जब उसका बिक्री अधिकतम होगा। तो इसको जो है फिर उन्होंने कहा कि इसको कई लोगों ने आलोचना की कि बिक्री अधिकतम करने से हमेशा आय अधिकतम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि कुछ फर्म संतुष्टि या यूटिलाइजेशन मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। कुछ का कहना है कि सेटिस्फाइड जो है उनका बिहेवियर इस प्रकार से वो करते हैं कि उनको जो है सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। इसके लिए एक और मॉडल है बिहेवियरल मॉडल ऑफ सीट एंड मार्च का जो मॉडल है वो कहता है कि उत्पादक जो होता है वो एक और ऑब्जेक्टिव लेकर चलता है कि उसे संतुष्टि भी अधिकतम होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जो अच्छा ये उत्पादन में वृद्धि को अधिकतम तो वो करते ही हैं, और लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे कि फर्म का एक मोटिव को हम लेकर चलते हैं, क्योंकि ये जनरल एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, एक सामान्य संतुलन विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे ताकि जब हम मार्केट को पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए कि कोई खास मार्केट किस प्रकार से अपना इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है। तो इसके लिए जो है हम यही मान्यता मान के चलते हैं कि फर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो लास्टली अपने दीर्घकाल में लाभ को अधिकतम करना चाहती है। तो वो कैसे लाभ को अधिकतम करेगी, इसके लिए हम लोग जो है एक एजम्पशन भी लेकर चलते हैं। फर्म का जो है अपना जब वो फर्म का लाभ कहाँ अधिकतम होगा, फर्म का लाभ अधिकतम तब होगा जब फर्म एक संतुलन में होती है। संतुलन किसको कहते हैं अब हम, कि फर्म कब संतुलन में होगी। संतुलन में कोई भी फर्म तब होती है जब न उसे अपने उत्पादन को घटाने की ज़रूरत हो और न ही बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत हो, तो हम कह सकते हैं कि फर्म जो है वो मैक्सिमम लाभ को प्राप्त कर रही है और उसका जो है वो संतुलन में है।
तो इस प्रकार से हम लोग ये मान के चलते हैं, जब हम डायग्राम से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो है फर्म को इक्विलिब्रियम को प्राप्त करती है, तो दो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक तो करेंगे कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का तुलना करके और इसको जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें फर्म को किस प्रकार संतुलन की प्राप्ति होगी। और एक और तरीका है जानने का कि फर्म जो है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कर्व्स को आपस में तुलना करके हम जानने का प्रयास करें कि फर्म का इक्विलिब्रियम किस प्रकार होगा। तो एक मान्यता हम लोग मान के चलते हैं दोनों ही कंडीशन में कि फर्म जो है वो एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है, वो कई वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रही है, तभी वो हम ये जान सकेंगे कि उस वस्तु के उत्पादन में वो लाभ की प्राप्ति की स्थिति में है या हानि की प्राप्ति की स्थिति में है, किस प्रकार उसने संतुलन को प्राप्त किया। तो मान्यता हमारी ये है कि फर्म जो है वो एक ही वस्तु का उत्पादन कर रही है। अब हम लोग डायग्राम से समझने का इसको प्रयास करें। ये हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी प्रोड्यूसन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका आउटपुट या कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है इस पर एक्स एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट्स को नापने का प्रयास किया है वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर आप लोग अब सारे कर्व्स पढ़ चुके हैं। ये हमारा टी आर कर्व है, ये जो जा रहा है 0 से स्टार्ट होकर इस प्रकार ये टी आर कर्व को प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। ये टी आर कर्व है और जो कि शुरू से जब हम लोग प्रोडक्शन बढ़ता है और उसके बाद जो है वो इस प्रकार से उसका शेप प्राप्त होता है। टोटल कॉस्ट, जैसा कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में आप पढ़ चुके हैं कि वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। 0 से स्टार्ट होगा इसका मतलब है कि प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उसी समय सारा का सारा इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए कभी भी जो टोटल कॉस्ट है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉस्ट पहले से लगा कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ कॉस्ट वो ज़रूर पहले से लगा के रखेगा, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स कॉस्ट जिसमें से कि हमारे आते हैं भूमि, बड़ी मशीनरीज और हमारे बड़े मैनेजर्स, जो पूरा पूंजीगत जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो पहले हो जाता है प्रोडक्शन के पहले। प्रोडक्शन वो सब इन्वेस्टमेंट के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए जब भी हम कॉस्ट कर्व बनाएंगे टोटल कॉस्ट कर्व तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होकर कुछ ऊपर से स्टार्ट होगा। ओ एफ देख रहे हैं हम लोग, एफ से स्टार्ट हो रहा है और इस प्रकार से ये इस प्रकार से बढ़कर टोटल कॉस्ट इस शेप में आगे जाता है। ओ एफ जो है हमारा वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हम लोग जब देख रहे हैं कि जब ये दो शेप हमें प्राप्त हो जाता है तो इसमें प्रमुख बातें क्या हैं कि हम क्या देखते हैं कि जब उत्पादन बढ़ाता है प्रोड्यूसर तो शुरू में जो है स्टार्टिंग में उसका टोटल कॉस्ट कर्व टोटल रेवेन्यू कॉस्ट से ऊपर है, मतलब टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो जानता है कि अभी तो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट ही किया है तो अभी तुरंत लाभ कहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो अपना उत्पादन बढ़ाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि वो अपना कॉस्ट लगाता जाता है और फिर एक स्थिति आती है जहाँ पर कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक पॉइंट है एस, एक पॉइंट है के। इन दोनों पॉइंट्स में हम क्या देखते हैं कि एस पॉइंट और के पॉइंट पर टी आर इज इक्वल टू टी सी, दोनों ही पॉइंट्स पर है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या सम स्थिति बिंदु, अर्थात यहाँ पर टी आर और टी सी बिल्कुल बराबर है दोनों। तो ये दोनों स्थिति ऐसी होगी कि इसमें कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो उत्पादन नहीं करेगा। इससे पहले तो एस से पहले इसलिए नहीं करेगा कि टोटल कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू अभी उसका कम है, तो वो बढ़ाएगा अपना रेवेन्यू, इसको आउटपुट को बढ़ाएगा ताकि उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है और रेवेन्यू हम देखते हैं कि ऊपर बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते फिर ये स्थिति आ जाती है जब फिर टोटल कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है। तो जब टोटल रेवेन्यू से ऊपर चला जाएगा तो के पॉइंट के बाद फिर घाटे की स्थिति होगी, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है। एस से पहले भी वही स्थिति है कि कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है। तो इन दोनों स्थितियों में कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करता है, वो एस और के मध्य कहीं पर जहाँ की टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है वहाँ पर वो प्रोडक्शन करेगा, यानी संतुलन में होगा। वो कहाँ पर होगा? तो जहाँ पर दोनों के बीच में मैक्सिमम दूरी होगी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर टोटल रेवेन्यू
ज़्यादा होगा और टोटल कॉस्ट लोएस्ट होगा, तो दोनों के बीच का गैप जहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो रेखाओं में हम लोग कैसे पता करेंगे कि गैप कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग जानते हैं ये बात कि हम लोग क्या करते हैं, स्पर्श रेखाएं खींचते हैं या टेंजेंट जिसको कहते हैं। रेखाओं पर जब हम पैरेलल जब दोनों टेंजेंट्स आते हैं, जैसे कि ई और एन, इन दोनों पॉइंट्स पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो ये स्पर्श रेखा हमने खींची है वो पैरेलल है। तो ये जो गैप है ई और एन के बीच में वो मैक्सिमम गैप है, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। टोटल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट लोएस्ट पर है। इसके आधार पर नीचे हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट कर्व खींचने का कोशिश किया है। क्या देखते हैं हम लोग कि टोटल प्रॉफिट कर्व, शुरू में प्रॉफिट कम है, शुरू में प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एल जो है, एल तक प्रॉफिट जीरो है, जीरो एल पर है, उससे पहले नुकसान है, प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है। कहाँ पर मैक्सिमम होता है? ये डी पॉइंट पर, यानी एन बिंदु पर। इसको अगर हम लोग इस तरह से देखें, ये डी है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट है। उसके बाद फिर ये दोनों के बीच का गैप घटने लगता है, टी आर और टी सी के बीच का, तो हम देखते हैं कि ये कर्व फिर से नीचे की ओर आता है और एच पर आकर फिर नेगेटिव हो जाता है, तो प्रॉफिट नेगेटिव हो जाता है। मतलब ये जो है डी पॉइंट पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के द्वारा हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट कर्व को खींचने का प्रयास किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार उपभोक्ता संतुलन में है ई पॉइंट पर, और वो एम प्रोडक्शन जब कर रहा है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, या मैक्सिमम वो जो है अधिकतम लाभ भी प्राप्त कर रहा है उस समय, और उसी समय उसका इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की स्थिति में वो होता है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं टोटल कर्व और टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट के द्वारा जब हम जानने की कोशिश करते हैं फर्म के लाभ को, तो फर्म के संतुलन को, तो इसमें एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस तरह से वास्तविक जीवन में तुलना करना, मैक्सिमम लाभ को प्राप्त करना, स्पर्श रेखाएं खींचना, ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है अर्थशास्त्री कहते हैं कि इससे ज़्यादा जो जानने वाली बात है, जिसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जब हम आपस में तुलना करके फर्म का इक्विलिब्रियम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा व्यवहारिक है और ज़्यादा ऑथेंटिक, उससे पता चलता है कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने इस ग्राफ में जानने का कोशिश किया है। ये जो हमारा ग्राफ है, ये देख रहे हैं हम लोग, फर्म्स इक्विलिब्रियम बाय एमआर एंड एमसी कर्व। तो अभी अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है कि एमआर कर्व जो होता है इस शेप का होता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एमसी कर्व इस तरह से होता है। वो ये इसका शेप, एमसी कर्व का शेप इस प्रकार होगा, एमआर कर्व का शेप इस प्रकार का होगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं ई बिंदु पर। तो ई बिंदु पर जब हम इसको काटते हैं और कहते हैं कि इसको जो है एमआर और एमसी एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, और हम कहेंगे कि ये यहाँ पर संतुलन में है। इसको कैसे कहेंगे कि यहीं पर संतुलन में है? इसको जानने के लिए हम लोग इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि यदि उत्पादन ई से पहले करने की कोशिश करे उत्पादक फर्म, मान लो कि वो अपना प्रोडक्शन एल पर करता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एम सी है एल बी के बराबर, मार्जिनल कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट जो उसका आ रहा है वो एल बी के बराबर आ रहा है, और रेवेन्यू जो है वो एल ए के बराबर आ रहा है। तो रेवेन्यू जो है अभी उसका ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादक को या फर्म को लगता है कि अगर वो यहीं पर स्टॉप कर देता है अपना प्रोडक्शन, या मानता है कि हम यहीं पर इक्विलिब्रियम में हैं, तो ए बी ई के बराबर जो उसे प्रॉफिट प्राप्त हो सकता था उससे वह वंचित रह जाता है। इसका मतलब कोई भी जो विवेकशील उत्पादक है, जो रैशनल बिहेवियर है, उसका वो क्या कहेगा कि जब अभी रेवेन्यू मुझे मिल ही रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू मेरा ज़्यादा है, तो उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। तो वो बढ़ाएगा कब तक? एम तक। एम पर क्या देख रहे हैं कि अब एम आर इज इक्वल टू एम सी हो गया, तो वो
उसको ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। एक और बात जब हम कह सकते हैं, मान लो वो और प्रोडक्शन बढ़ाता जाए और एच तक प्रोडक्शन को बढ़ा लेता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि MC कर्व जो है वो ऊपर चला गया है। कितना है पर यूनिट, HC के बराबर पर यूनिट कॉस्ट आ रहा है, और जो MD के बराबर है ये रेवेन्यू है कर्व, ये MR मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो HD के बराबर है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो HC के बराबर है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि उसको कितना लॉस हो रहा है, ECD के बराबर वो लॉस की स्थिति में है, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो चुका है। तो कोई भी रैशनल जो उत्पादक है, जो भी विवेकशील प्रोड्यूसर है, वो एच तक उत्पादन नहीं करेगा, वो लॉस नहीं उठाना चाहेगा, तो प्रोडक्शन कम करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एल के बाद वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, एच से पहले वो प्रोडक्शन घटाना चाहता है। तो इस स्थिति में जब MR इज इक्वल टू MC होता है, जो कि ई पॉइंट पर है, और M प्रोडक्शन हो रहा है, ओ M के बराबर वो उत्पादन कर रहा है, वो बिंदु जहाँ पर कि फर्म जो है वो संतुलन में होती है, और उसका जो है मैक्सिमम बेनिफिट, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट वो उस समय प्राप्त कर सकती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि फर्म्स के इक्विलिब्रियम के लिए एक ज़रूरी शर्त है कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए। ये तो पहली शर्त है। एक और जो दूसरी शर्त है जिसका फुलफिल होना भी ज़रूरी है, वो है कि MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो ऑन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब ई पॉइंट पर उसको जो है नीचे से MC कर्व MR को नीचे से काटे, ऊपर से ना काटे, नीचे से काटे। अगर वो नीचे से काट रहा है, जैसा कि एक डायग्राम यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि MC कर्व जो है वो दो बिंदुओं पर उसको काट रहा है। MC कर्व जो है वो दो बिंदुओं पर MR कर्व को काट रहा है, F और E पर। MR कर्व हमारी ये है। तो अगर ये दो बिंदु पर काट रहा है, तो हमारी तो पहली शर्त है कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए। लेकिन MR और MC यहाँ पर इस ग्राफ में दो जगह है, F पर भी और E पर भी, दो पॉइंट पर MR इज इक्वल टू MC है। तो किस पर वो संतुलन में होगा? जब यहाँ पर हम लोग F पॉइंट पर क्या देख रहे हैं कि MC MR को ऊपर से नीचे की ओर काट रही है, ऊपर से नीचे काट रही है, तो यहाँ पर उसका उत्पादन इतना लाभ वो क्यों छोड़े? प्रोड्यूसर यहीं पर उत्पादन बंद नहीं करेगा, क्योंकि अभी MC और नीचे जा रही है, ये MC का लोएस्ट पॉइंट है, और यहाँ तो दोनों बराबर है। जब यहाँ पर उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, MR इतना ज़्यादा है MC की अपेक्षा, तो वो ऊपर से जब नीचे की ओर जाएगा MC कर्व, तो उस पर वो संतुलन में नहीं होगा, बल्कि जब वो नीचे से ऊपर की ओर काट रहा है, जो कि हम यहाँ ई पॉइंट पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि वो संतुलन में होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि MC कर्व मस्ट कट MR कर्व फ्रॉम बिलो ऑन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो प्रमुख शर्त थी संतुलन की। तो आज अभी हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है जो जनरली होता है, और जो बाद में है वो तो हम लोग और थ्योरीज पढ़ेंगे। जो जनरली है वो क्या कहता है कि फर्म जो है मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना चाहती है, और वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। और संतुलन किस प्रकार प्राप्त होगा एक फर्म को, ये जनरल एनालिसिस हम लोगों ने पढ़ा कि TR और TC के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, कि वो कहाँ पर संतुलन में होगा। MR और MC के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। MR और MC के द्वारा जब हम फर्म का संतुलन जानते हैं तो क्या देखते हैं कि दो प्रमुख शर्तें हैं कि MR इज इक्वल टू MC होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि MC कर्व जो है वो MR कर्व को नीचे से ऊपर की ओर काटे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मुझे लगता है बहुत कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया है, और लगभग अब हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एक और हमारा जब लेक्चर होगा तो वो लगभग ख़त्म ही हो जाएगा, कि अब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से उसे जनरल एनालिसिस फर्म का कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स, फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैसे होता है, रिटर्न्स टू स्केल कैसे होता है, और इसके बाद मार्केट रेवेन्यू किसको कहते हैं हम लोग, मार्केट स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ लिया आप लोगों ने, और फर्म का इक्विलिब्रियम भी
आज आप लोगों ने जान लिया कि जनरल इक्विलिब्रियम किस प्रकार से फर्म का होता है। नेक्स्ट क्लास तक अब जब हम लोग पढ़ेंगे मार्केट, और आज बस इतना ही। धन्यवाद।